हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेनिकास्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज लोग करने वाले हिस्ट्री चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट। हम सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ पर देश में आज़ादी हुई, जहाँ पे कॉलोनियल रूल को ख़त्म करने के लिए मूवमेंट चले, हर एक मूवमेंट का एक नेता होता है, एक लीडर होता है, जिसके लीडरशिप में बहुत सारे मूवमेंट चलती है। और उनके वजह से वैसे तो कोई एक लोग का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है देश को आज़ाद कराने में, उस मूवमेंट को सक्सेस बनाने में, बट कोई ना कोई एक ऐसा नेता तो जरूर होता है जो उसको सारा मूवमेंट को मैनेज करना होता है, लीडरशिप उसके कंधे पे होती है। तो हर जगह पे आपने देखा होगा कि अलग अलग नेताओं के बेसिकली नाम हुए। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा मूवमेंट चला, वहाँ पे कॉलोनियल रूल को ख़त्म किया गया। अगर वियतनाम की बात करें तो हो ची मिन का नाम आता है कि जिन्होंने किस तरह से वियतनाम में कितना संघर्ष किया। अगर हम देश की आज़ादी, भारत की आज़ादी में बात करें तो उसी तरह से महात्मा गांधी का जो कंट्रीब्यूशन है देश कभी भी नहीं भुला सकता, क्योंकि उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में एक के बाद एक कितने मूवमेंट चले और सभी मूवमेंट को बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने चलाया। और आज अगर हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, अगर आज़ाद हैं, तो उनका जो क्रेडिट है वो महात्मा गांधी जी को बहुत जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं के जीवन के बारे में, थोड़ा उनके द्वारा जितने भी मूवमेंट चलाए गए थे एक एक करके बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, उनके बेसिक बारे में बात करते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वो बेसिकली साउथ अफ्रीका में वकील की वकालत पढ़ने गए थे। वहाँ पर देश में साउथ अफ्रीका के अंदर सिचुएशन था बहुत ख़राब था। आपको पता होगा कि रेशियलिज्म बहुत ज़्यादा था, यानी कि नस्ल के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, रंगभेद की नीति जिसको कहते हैं, अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे था। तो वहाँ पे बहुत सारे आपको लिखा होगा कि जो गोरे लोग होते थे उनके लिए अलग से रेस्टोरेंट होते थे, पार्क होते थे, सिनेमा हॉल होते थे, अलग से उनके रहने के लिए जगह होती थी जो बहुत अच्छी होती थी। उसके अपोजिट जो काले लोग होते थे उनके साथ जानवरों ऐसा बिहेव किया जाता था, उनको पब्लिक पार्क में, पब्लिक प्लेसेस में उनको आना अलाउड नहीं किया जाता था। ये सब चीज़ें चल रही थी। एक बार जो गांधी जी, उनका भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि वो अपना सामान उठा के फर्स्ट कंपार्टमेंट में बैठ गए थे, लेकिन उनको वहाँ से हटने के लिए कहा गया। जब उन्होंने वहाँ से हटने के लिए मना कर दिया तो उनका सामान को नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद उनको बहुत बुरा लगा ये चीज़, और उन्होंने ठान लिया कि मैं इस नीति को क्या करूँगा, पूरी तरह से ख़त्म करूँगा। और वहीं से बेसिकली वो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स के लिए देश में जो भी बुराइयां चल रही थी वहीं पे उन्होंने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम तक साउथ अफ्रीका में बहुत काम किया, काफ़ी पॉपुलर हुए। और सबसे बड़ी बात क्या कि उनके जितने भी मूवमेंट थे वो बेसिकली क्या थे, नॉन वायलेंस पे थे। यानी कि जैसे होता है क्या है कि जहाँ जहाँ पे दूसरी जगह पे मूवमेंट होता है उसमें वायलेंस होता है, लेकिन गांधी जी के जो भी मूवमेंट थे वो पूरी तरह से नॉन वायलेंस थे। इसीलिए जो लोगों का ध्यान है एक बार उनकी तरफ अट्रैक्ट जरूर हुआ कि वो कैसे कर लेते हैं, इतने बड़ा मूवमेंट होता है लेकिन किसी तरह कोई वायलेंस, किसी भी तरह कोई हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको पता है गांधी जी की लाइफ के प्रिंसिपल ये थे कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, कि सत्य और अहिंसा इनके दो प्रिंसिपल थे और उन्हीं को बेस मान के पूरी जिंदगी भर उन्होंने काम किया है। तो अब जब 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो पहले बेसिकली हम 1915 से लेकर 1930 के जो मूवमेंट है यहाँ पे पढ़ेंगे। 30 से लेकर जो 48 तक यानी कि आज़ादी तक उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, हम दूसरे चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। तो 1915 में जब वो भारत आए तो जब वो 1893 में जब वो यहाँ से भारत गए थे, भारत से वो वहाँ पे गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, तब का जो सिचुएशन था वो अलग था। लेकिन अभी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बदल गई थी। अगर पॉलिटिकली उन्होंने देखा तो बहुत सिचुएशन बदल गया था। अब क्या था कि जगह जगह पर उन्होंने देखा कांग्रेस के ऑफिस खुल गए, कांग्रेस के बहुत सारे ब्रांचेस खुल गए हैं। और उस टाइम पे एक देश में स्वदेशी मूवमेंट भी बहुत जोर शोरों पे था, जो कि बेसिकली 1905 से लेकर 1907 के बीच में चलाया गया था। और इनके जो मेन लीडर थे, जिनको बाल, पाल और लाल कहा गया, बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र से थे, विपिन चंद्र पाल बंगाल से थे और लाला लाजपत राय पंजाब से थे। ये तीनों ही अलग अलग शहरों में रहते थे, बस किस तरह से तीनों ने एक साथ अपनी यूनिटी दिखाई और इनके नेतृत्व में ये आंदोलन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, चला। ठीक है, उनसे काफ़ी इंस्पायर थे, काफ़ी उन्होंने देखा। उसके बाद जब भी उनके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र, याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है कि जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो उन्होंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कि आप एक साल तक कुछ भी मत कीजिए, यहाँ पे सिर्फ आप भारत के ट्रैवल कीजिए, यात्राएं कीजिए, ताकि आप भारत को, भारत के लोगों को, वहाँ के सिचुएशन को अच्छे से समझ सके। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपको पता है कि वहाँ के लोगों को समझना, उनके एक्सपेक्टेशन को समझना, क्या वहाँ के लोग जानते हैं, क्या वो सिचुएशन है कि साउथ अफ्रीका और भारत का सिचुएशन बहुत अलग था। तो इसीलिए उनको एडवाइस दिया कि आप एक साल यात्राएं कीजिए, लोगों को जानिए, जगह जगह पे जाइए, लोगों से मिलिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, काम को स्टार्ट करेंगे।
तो हाँ, वही चीज़ उन्होंने पहले बात की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ रखना कि फरवरी 1916 में कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्टैब्लिश किया गया। वहाँ पे समारोह हुआ, फंक्शन हुआ, उसमें गांधी जी को भी इनवाइट किया गया। हालांकि गांधी जी उस टाइम पे कोई पॉपुलर भारत में नहीं थे, कोई अननोन थे, उनको लोग ज़्यादा जानते नहीं थे, बट साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने काम किया था उस काम की चर्चा जरूर थी। उन्हीं की पॉपुलैरिटी कारण उनको यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। वहाँ पे बड़े सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, एनी बेसेंट और जितने भी वहाँ पे जो राजा थे, बड़े बड़े अमीर लोग थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया था, सबको इनवाइट किया गया। सभी ने अपनी अपनी स्पीच दिया। लेकिन जब गांधी जी को भाषण देने की बारी आई तो उनको एक चीज़ वहाँ पे बहुत मिस कर रहा था। वो बेसिकली क्या था कि यहाँ पे सारे अमीर, पढ़े लिखे, राजा, व्यापारी सारे थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी गरीब नहीं था, किसान नहीं थे, मजदूर नहीं थे, समझ आए, शेड्यूल कास्ट नहीं थे। तो इन्होंने इस बात की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया कि अगर हमको आज़ादी लेनी है तो आपको कुछ सेक्शन के लोगों को साथ लेने से आज़ादी नहीं मिलेगी। जब तक पूरे सोसाइटी को, पूरे देश के हर एक सेक्शन के लोगों को, क्योंकि हमारे देश में जो गरीब है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जब तक वो इस आंदोलन से, वो इस मूवमेंट से नहीं जुड़ेंगे, तब तक देश में ये जो मूवमेंट है वो इनकम्प्लीट होगा। और पहली बार उन्होंने ही इसके तरफ लोगों का ध्यान दिलाया। और इससे पहले जो कांग्रेस के बेसिकली नेता होते थे, मेंबर होते थे, वो रिच क्लास के लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे। लेकिन गांधी जी के जुड़ने के बाद से उनके जो मेंबर थे उनमें भी परिवर्तन आया और गरीब, किसान, मजदूर, श्रमिक सभी लोगों एक साथ इस तरह से जोड़ने की उन्होंने पहली कोशिश की। तो ये रखना है कि जो पहली बार कि 1916 में जो बनारस हिंदू विश्व परिषद का जो फंक्शन था, समारोह था, उसमें गांधी जी ने ही पहली बार लोगों का ध्यान दिलाया कि गरीब लोगों को जब तक हम साथ नहीं लेंगे, उनका साथ नहीं होगा, उनका भरोसा नहीं होगा, तब तक हम देश में किसी भी मूवमेंट को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से ही देश में गरीबों को जगह जगह पे जोड़ने की कोशिश स्टार्ट हुई। उसके बाद में एक एक करके पढ़े। 1915 में गांधी जी भारत आए। एक साल उन्होंने क्या करा, पूरी तरह से ट्रैवल किए, लोगों को जाना। फिर उनके बाद उन्होंने 16 में भाषण दिया। 1917 आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंपारण जो है, आप लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ा होगा कि चंपारण एपिसोड इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी जी लाइफ। कि गांधी जी के लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट कहते हैं ना, किसी की लाइफ एकदम से बदल जाती है, तो वो जो बेसिकली चंपारण जो मूवमेंट था वो था। चंपारण क्या है, बिहार में एक जगह है जहाँ पे जो किसान के साथ बहुत बुरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनसे लगान वसूल किया जा रहा था। और उनके अब बेसिकली उनके लैंड के ऊपर जो इंडिगो यानी नील की खेती उनसे ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, वो लोग नहीं करना चाहते थे। क्योंकि नील की खेती करने से बेसिकली होता क्या है कि जो भूमि है, जो लैंड है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है। ज़बरदस्ती उनसे करवाया जा रहा था। तो उनको, उनके लिए बेसिकली इस मूवमेंट में जुड़े, उनको आज़ादी दिलाई कि जो भी लैंड, जो भी पीजेंट है, उनको फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से कोई भी क्रॉप को ग्रो से कर सकते हैं। उनकी जो भी डिमांड थी, उन डिमांड को उन्होंने जोड़ने की पूरी कोशिश की। तो चंपारण एपिसोड हम कह सकते हैं गांधी जी बेसिकली जो पॉलिटिकली जुड़े वो इस मूवमेंट के बाद जुड़े। उसके बाद 1918 में वो अहमदाबाद, गुजरात के जो दो मूवमेंट थे उस मूवमेंट में जुड़े। पहले जो अहमदाबाद मिल मूवमेंट था कि यहाँ पे मिल में काम करने वाले जो लेबर थे, उनका जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी, बहुत ही हालत उनकी खराब थी। तो उनके लिए उन्होंने आंदोलन चले थे, उनमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और दूसरा खेड़ा मूवमेंट था, जहाँ पे किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और ज़बरदस्ती उनसे बहुत ज़्यादा लगान वसूल किया जा रहा था। जब फसल खराब हो गई, उनकी कोई इनकम ही नहीं हुई, तो उनके ऊपर इतना टैक्स किस बात का। और वो इसीलिए उन्होंने डिमांड रखी कि किसानों की जो इनकम नहीं है, तो इसीलिए जो लगान है उसको ख़त्म किया जाए, माफ़ किया जाए। तो इस तरह से वो एक के बाद एक, हर साल एक एक मूवमेंट वो लॉन्च करते गए। 16 में आपने देखा चंपारण, किसानों के लिए आवाज़ उठाई। फिर उन्होंने 18 में अहमदाबाद मिल मूवमेंट, जो गुजरात के दोनों मूवमेंट थे। उसके बाद खेरा आंदोलन से जुड़े। अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे विश्व में दो विश्व युद्ध हुए, एक 1914 से लेकर 1918 के बीच में, और दूसरा आपको पता होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक हम कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में, आपको पता है कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड थे वो इस वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, और ब्रिटिशर्स का हम पे गुलाम थे हम लोग, और उनका पूरा यहाँ पे रूल चल रहा था। इसीलिए भारतीयों को भी ज़बरदस्ती, जो सिपाही थे, सेना थे, उनको भी ज़बरदस्ती उसमें शामिल किया गया। और उन्हें कहा गया कि अगर हम वॉर जीत जाएंगे तो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा ठीक किया जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी दी जाएगी, आपको गिफ्ट दिए जाएंगे। इसलिए बहुत सारे जो हमारे भारतीय थे वो इस मूवमेंट से जुड़े थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, याद रखना कि 1919 में जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया,
तो अब मांग डिमांड की गई कि अब उनके लाइफ को थोड़ा ठीक किया जाए। उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो उन्हें अवार्ड देगी, उनके लाइफ को इम्प्रूव करेगी। बट हुआ क्या कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उन्होंने एक लॉ पास किया था, रॉलेट एक्ट। इसमें होता क्या था, किसी भी व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा रॉलेट एक्ट, किसी को 2 साल तक की सजा हम उसको दे सकते हैं और उस व्यक्ति को नो वकील, नो अपील, नो दलील, उसको ना तो वकील करने का अधिकार होगा, ना दलील देने का अधिकार होगा, ना ही उसे अपील कर, ठीक है, दलील देने का। तो ये सब क्या था, नो वकील, नो अपील, नो दलील, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हुआ क्या कि इसी तरह का जो प्रेस थे उसको बंद कर दिया गया था, सेंसरशिप लगा दी गई थी। तो उसके बाद वही चीज़ देखने के लिए कि 1919 में जब देश में नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, जब सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो वहाँ पे उन्होंने क्या करा, एक रॉलेट एक्ट, वही जो रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया और जिसका विरोध हर जगह हुआ। समझ में आया? स्पेशली जो पंजाब के जो अंदर बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ, क्योंकि जिन लोगों ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी फर्स्ट वर्ल्ड में, उनके साथ हुए थे। अब वो लोग सोच रहे थे कि उनके इनाम मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, बल्कि उनके ऊपर जबरदस्ती काला कानून से कहा गया कि इसको लगा दिया गया। गांधी जी ने भी इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि आप किसी को भी बिना केवल शक मात्र आप उसे जेल में डाल दोगे, उसे कोई वकील करने की परमिशन नहीं है, कोई दलील नहीं दे सकता वो, और 2 साल तक की सजा आप उसको दे सकते हो। तो बेसिकली इस मूवमेंट को दबाने के लिए इस तरह का कानून चलाया गया था। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि इस टाइम पे हुआ क्या था कि दिल्ली में गांधी जी को जाने से रोका गया था, पंजाब में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो पंजाब जो सिचुएशन थी बहुत बुरी हो गई थी। और इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना हो गई 13 अप्रैल 1919 में। आप लोगों को पता होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग कि हुआ क्या था कि यहाँ पे बहुत सारे बैसाखी के मेले थे, काफ़ी लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे क्या करा, जनरल डायर के द्वारा सारे जो बाहर निकलने के जो दरवाजे थे उसको बंद कर दिया गया और सीधा गोली चला दी गई, जिसके कारण वहाँ पे 400 से भी ज़्यादा लोग थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं वहाँ पे एक कुआं भी था, लोगों ने अपनी जान बचाने की उसमें कूदने की कोशिश की, वो लाशों का ढेर बन गया था। तो ये जो मतलब ये जो एक उन्होंने इतना बड़ा हिंसा किया, जिसके बाद जो है लोगों को में बहुत गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो निहत्थे लोगों पे उन्होंने इस तरह से गोलियां चला दी थी। तो ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट के कारण गांधी जी को बहुत दुख हुआ और भारत के जितने भी लोग थे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो गुस्सा था वो उनकी चरम सीमा पे आ गई थी। उसके बाद 1920 में ये सारी सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी ने डिसाइड किया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वो चलाएंगे, यानी जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, असहयोग आंदोलन। यानी कि अब भारत सरकार, यानी कि अब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत के लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम ब्रिटिश के साथ नहीं देंगे, उन्हें किसी भी तरह से कॉपरेट नहीं करेंगे। गांधी जी ने इस मूवमेंट के नेतृत्व में चलाया गया था। उन्होंने कहा था जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें, वकील वकालत पे ना जाए, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस ना जाए, ठीक है, जितने भी मतलब सरकारी काम है सारे को रोक दिया जाए। इस तरह से सरकार को कोई भी कॉपरेशन भारतीय की तरफ से ना दिया जाए, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। इस मूवमेंट को बहुत सक्सेस मिली, जगह जगह पे मूवमेंट चलाए गए, जिसमें कि इन्होंने खादी को प्रमोट किया था, जो विदेशी गुड्स थे उसको होली जलाई गई। तो ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि इसमें खिलाफत मूवमेंट के लोग थे, जो शौकत अली और मोहम्मद अली जो लोग थे, जिनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चला था। थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन के बारे में जान लेते हैं कि हुआ क्या था कि टर्की के अंदर भी ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया था, वहाँ के जो खलीफा थे उनको हटा दिया था। और अब ये लग रहा था कि वहाँ के लोगों को कि अब ये जो ब्रिटिश सरकार है उन पर कठोर एग्रीमेंट करेंगे, कठोर संधि करेंगे। उनका विरोध करने के लिए एक वहाँ पे टर्की के अंदर एक मूवमेंट चला था। ये मुसलमान लोग उनका नेतृत्व किया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा नेतृत्व था। तो इस मूवमेंट से भी गांधी जी ने लोगों को, मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की, ताकि हिंदू मुसलमान की जो यूनिटी है वो साथ में देखने को मिले। तो असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत मूवमेंट भी एक तरह से जुड़ गया था। और अब हुआ क्या कि इसी बीच फरवरी 1922 में सब कुछ ठीक चल रहा था, मूवमेंट में काफ़ी सक्सेस मिल रही थी, हर तरफ से लोग मतलब इस मूवमेंट में जुड़ रहे थे, फीमेल क्या, शहर क्या, गांव क्या, हर सेक्शन, हर सोसाइटी के लोग इस मूवमेंट को काफ़ी सक्सेसफुली चला रहे थे। सरकार को कोई कॉपरेट नहीं कर रहे थे, बच्चों ने स्कूल जाने छोड़ दिए, कॉलेज जाने छोड़ दिए, सरकारी काम नहीं हो रहे हैं, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, ठीक है। तो इस तरह सिचुएशन चल रहा था। लेकिन इसी बीच फरवरी 1922 में हुआ क्या कि चौरा चौरी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरा चौरी, जहाँ पे 20 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई, काफ़ी वायलेंस हो गया। और आपको पता है गांधी जी शुरू से ही नॉन वायलेंस के अगेंस्ट थे। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने बीच में ही बिना ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट किए हुए इस मूवमेंट को वापस ले लिया।
और जिसके बाद काफ़ी जो गांधी जी के जो सपोर्टर थे वो भी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था, बहुत सपोर्ट मिल रहा था, हर तरफ जनता का साथ मिल रहा था। लेकिन इस तरह से बीच में मूवमेंट को वापस लेने से काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी उनके जो सपोर्टर थे नाराज़गी का भी जाहिर की। लेकिन गांधी जी ने शुरू से ही कहा था कि अगर किसी आंदोलन में, मूवमेंट में अगर वायलेंस हो जाएगा तो जो उसका असली ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और फरवरी के एंड में उन्होंने क्या करा, इस मूवमेंट को वापस ले लिया। अब हुआ क्या कि आपको पता होगा कि मार्च 1922 में, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद उनको 6 साल की सज़ा सुनाई गई। 6 साल की सज़ा सुनाई गई। तो जज ने उन्हें जब सज़ा दी तो उन्होंने एक बहुत बड़ी, जज का नाम है कि CN ब्रूमफील्ड, ठीक है, उन्होंने कहा था कि आज तक मैंने जिन जिन लोगों को सज़ा दी है, जिन जिन लोगों मेरे आगे अपीयर हुए, जो गांधी जी है बिल्कुल अलग टाइप के पर्सनालिटी है, क्योंकि इनकी जो पर्सनालिटी है इनको हर लोग चाहते हैं, हर किसान, हर गांव के लोग चाहते हैं, इनको इतनी पॉपुलैरिटी इंडिया के अंदर है। और उन्होंने कहा कि मैं आपको 6 साल की सज़ा तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देश की सिचुएशन को देखते हो सकता है कि सरकार अगर आपकी सज़ा को कम करनी चाहे तो वो कम कर सकती है। यानी कि पहली बार सोचो कि जज किसी को सज़ा भी दे रहा हो, उसकी तारीफ भी कर रहा हो। तो गांधी जी एक ऐसी पर्सनालिटी थी, जज ने कहा था कि आपकी जो पर्सनालिटी है, केवल आपके सपोर्टर ही नहीं, जो आपके अलग विचार रखते हैं, जो आपके थोड़े अलग मतलब राय रखते हैं, इनकी आइडियोलॉजी आपसे अलग है, वो भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी थी। तो वही थी कि गांधी जी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो भारत में शायद उससे पहले भी कभी नहीं और अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आज तो क्या सोशल मीडिया है, हम लोग कुछ भी कहते हैं व्हाट्सएप के जरिए, एक फोटो शेयर किया, अब दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे सोचो जब कम्युनिकेशन के नेटवर्क इतने अच्छे नहीं थे, तब भी गांधी जी कुछ भी बोलते थे और लोग गांव तक उनकी बात पहुंच जाती थी, लोग उनकी बातों को फॉलो करने लगते थे। तो कुछ तो पर्सनालिटी थी इस इंसान के अंदर कि जो लोग उनको इतना मानते थे, इतना उनको सपोर्ट करते थे। तो हम पढ़ेंगे कि आखिर वो पर्सनालिटी के पीछे रीजन भी क्या था। तो अगर हम बात करें गांधी की पर्सनालिटी के बारे में, तो सबसे पहले आपको देखिए कि उस टाइम पे भी जितने भी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो नेता थे, भारतीय नेता थे, उनका एक ड्रेसिंग सेंस होता था, बंद गले कपड़े पहनते थे, मतलब अच्छे से ड्रेस पहनते थे, इंग्लिश बोलते थे, ठीक है, अपने आप को आम जनता से एक मंच पे भाषण देते थे और आम जनता उनको सुन रही है। पर गांधी जी ने बिल्कुल ही ऑपोजिट इसके काम किया। सबसे पहले उन्होंने किसी तरह कोई विदेशी ड्रेस नहीं पहने, कोई सूट नहीं, कोई बूट नहीं, एक नॉर्मल सी आम जैसे भारतीय मतलब पहनते हैं वो ऐसे धोती पहनी, ठीक है। उसके बाद वो ऐसा नहीं कोई मंच सज रहा हो, वहाँ पर वो भाषण देंगे, लोग उनको सुनेंगे, वो लोगों के बीच में जाकर बात बोलते थे, ठीक है, जिनके कारण लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे कि पहली बार कोई नेता उनके जैसा है। वो गांधी जी देखने में कैसे लगते थे, बिल्कुल आम आदमी जैसे, कपड़े आम आदमी जैसे, बोल चला से, लोग वहाँ पे इंग्लिश बोलते थे, लेकिन गांधी जी की जो लैंग्वेज थी हिंदी थी, क्योंकि उनको पता था कि हमारे मातृभाषा क्या है, हिंदी। अब है, आज़ादी से पहले नहीं थी, लेकिन वो पता था कि आम लोगों को कनेक्ट करना है तो उनको अपनी लैंग्वेज में बात करो, अपनी भाषा में बात करो, तो लोग आपकी बातों को सुन पाएंगे। कि उस टाइम इतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जहाँ अंग्रेजी समझते थे तो आपकी बातों को सही तरह से समझ सके। तो उनका सबसे पहले उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो सिंपल, एक धोती पहनते थे, ठीक है, कोई सूट नहीं, कोई बूट नहीं। उसके बाद वो इंग्लिश की जगह पर उन्होंने हिंदी को अपनाया। वो किसी मंच पे खड़े होकर भाषण नहीं दे रहे, वो आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो किसानों के आंदोलन में जुड़ रहे हैं, वो मजदूरों के आंदोलन में जुड़ रहे हैं, वो किसानों के हक की बात करते थे। इसी कारण से जो भी आम लोगों को मसीहा टाइप लगा कि भगवान ने डायरेक्ट किसी को भेजा है कि उनके उद्धार करने के लिए। और कहीं कहीं जगह पे आपको पता गांधी जी से रिलेटेड जो चमत्कार की बातें भी फैली कि एक कहीं पे मतलब किसान ने गेहूं बोया और तिल उग गया। तो इस तरह कुछ कुछ जो अंधविश्वास भी गांधी जी को कहीं पे बाबा, चमत्कारी बाबा, उनको टाइटल दिया गया कि मतलब एक ये समझ लो कि गांधी जी को बेसिकली भगवान जैसा दर्जा उनको मिलने लगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1917 से लेके 1922 के बीच में देखो, एक लीडर जो होता है जब तक उसके फॉलोअर्स के कारण ही वो नेता होता है, अगर उसको लोग ना माने तो वो नेता किसी बात का नहीं। तो धीरे धीरे उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए बहुत सारे जो पॉपुलर नेता थे वो लोग गांधी जी से जुड़ने लगे, जिसमें कुछ नेताओं को मैं बता देती हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, JB कृपलानी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऐसे बहुत सारे नेता थे वो गांधी जी से डायरेक्टली जुड़ने लगे। गांधी जी के ड्रेसिंग से, गांधी जी के बोलने से, गांधी जी के काम से वो इतने ज़्यादा इंस्पायर हो रहे थे कि गांधी जी को वो मानने लगे और उनके पीछे पीछे फॉलोअर्स की तरह वो चलने लगे। उसके बाद मैंने बताया था कि मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल की सज़ा हो गई थी, लेकिन सिचुएशन ऐसे बने कि गांधी जी को फाइनली फरवरी 1924 में ही उनको जेल से क्या करना पड़ा, रिहाई करना पड़ा। और उसके बाद गांधी जब जेल से निकले तो उन्होंने आज़ादी मतलब के लिए
अब उन्होंने सोशल वर्कर की तरह काम करना स्टार्ट किया। जैसे कि आपको पता है हमारी हिंदू सोसाइटी के अंदर, समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं जिसे हम कुप्रथा कहते हैं, सोशल एविल्स है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्म्स है उनके लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, यानी कि अब पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर वो सोशल वर्कर की बन गए थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा, खादी को प्रमोट किया कि जो भी मशीनों से बने हुए गुड्स है उनके जगह पर वो कहते थे कि खादी को यूज़ करो, खादी यानी कि स्वदेशी गुड्स है, और जब घर के बने हुए कपड़े पहनोगे तो उन लोगों को काम मिलेगा। चरखा पता आपको गांधी जी चलाते थे दिन में, ये सब दिखाने के लिए कि खादी को प्रमोट करना है, स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करना है। ठीक है, उसके बाद जो अनटचेबिलिटी, आपको पता है हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी समस्या छुआछूत, उस टाइम पे कास्ट जो सिस्टम था वो बहुत बेकार था, उसमें शेड्यूल कास्ट को बहुत ज़्यादा नीची जाति से दिखाया था, उनको अनटचेबिलिटी, हरी छुआछूत करते थे। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी बहुत सारे वो चलाए, मूवमेंट चलाए। आपको पता होगा इनको हरिजन नाम भी दिया गया था। चाइल्ड जो मैरिजेस थी, बाल विवाह, बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे, इन सब चीज़ों के खिलाफ उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम ये दोनों आपस में साथ मिलकर काम करें, क्योंकि वो समझते थे कि जो भारत है उसमें दो तरह अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो धर्म जाति के नाम पे किस तरह कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग आपस में यूनाइट हो, सब मिलकर साथ आए, तो ही देश का विकास हो सकता है, देश की डेवलपमेंट हो सकती है। और उन्हें पता था कि इसी पॉलिसी के द्वारा हम अंग्रेजों को भी हरा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अंग्रेजों की शुरू से पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, वो फूट डालो शासन करो की नीति चलाते थे। तो गांधी जी ने इस बात पर बहुत जोर दिया और पूरी कोशिश की किस तरह से जो सोशल एविल्स है उसको खत्म करने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उनको कैसे मेंटेन किया जाए। इसलिए आपने देखा पीछे खिलाफत जो मूवमेंट था उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ लिया। उसके बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाई भाई को साथ लेकर चलने की बात करने लगे। उसके बाद 1928 में अभी देखा आपने कि 1922 में जेल गए, 1924 में जेल से निकले, उसके बाद उन्होंने समाज सुधारक के काम किए। 1928 में उन्होंने क्या रहा, दोबारा से पॉलिटिक्स में एंट्री की। उस टाइम पे हुआ क्या, साइमन कमीशन। आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो स्टेटस जानने के लिए ब्रिटिश से बहुत मतलब ग्रुप आए थे, गोरे लोग आए थे, जिसका उन्होंने बहुत मतलब भारतीयों ने देखा कि इसमें जो पैनल के अंदर जितने भी मेंबर है सारे के सारे क्या हैं, विदेशी है, ब्रिटिशर्स है, और इसीलिए इनका विरोध किया था भारतीयों के द्वारा। साइमन गो बैक, आपने सुना भी होगा, साइमन कमीशन का उन्होंने बहिष्कार किया था। तो इस मूवमेंट में गांधी जी डायरेक्ट तो नहीं जुड़े, बट ये जो मूवमेंट करने वाले लोग थे उनको अपना आशीर्वाद दिया, उनको उन्होंने अपने इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सपोर्ट दिया। उसके बाद उसी साल जो बारडोली के अंदर जो किसान मूवमेंट हुआ उसमें भी इनडायरेक्ट गांधी जी का पूरी तरह से समर्थन था, साथ था। तो 28 में जो भी मूवमेंट चले वो डायरेक्ट उनके लीडरशिप में नहीं चले, बट उनका जो सपोर्ट था, उनका जो आशीर्वाद था वो लोगों को मिलता रहा। उसके बाद दिसंबर 1929 में आपको पता होगा कि कांग्रेस की हर साल क्या होता है, अधिवेशन होती है, मीटिंग होती है, और हर साल क्या होता है, उस मीटिंग के लिए न्यू लीडर को चूज किया जाता है। तो ये इस बार बहुत यूनिक था, क्योंकि इस बार जो यंग लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया जा रहा था। और साथ ही साथ इसमें दो चीज़ें और थी, यहाँ पे जो पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट फ्रीडम और पूर्ण स्वराज की बात की जा रही थी। अब से पहले आपको पता, कुछ लोग कहते हैं ठीक है कि अंग्रेज हमारे देश में रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे साथ मतलब हमें कुछ अधिकार देंगे, हमें ठीक से रहने देंगे, हम पे अत्याचार नहीं करेंगे, हमारे लिए देश के अंदर अच्छी एनवायरनमेंट बनाएंगे ताकि हमारा विकास हो सके, हमारे धर्म से नहीं खेलेंगे, इस तरह की बात हो रही थी। लेकिन अब जो डिमांड थी वो क्या थी, पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि कुछ भी हो जाए ब्रिटिशर्स को यहाँ पे नहीं रहना है, हमें ब्रिटिश को जड़ से उखाड़ फेंकना है। अब भारत में पूरी तरह से आज़ादी, पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो इस अधिवेशन में बात पहली बार रखा गया था। और पता होगा 26 जनवरी 1930, हम आगे पढ़ेंगे इस डेट को इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखा गया, पता होगा उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था आप लोगों को, और इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 26 जनवरी 1930 को ही सेलिब्रेट किया गया एज अ इंडिपेंडेंट डे। ठीक है, तो ये जो 26 जनवरी 1930 है हमारे इतिहास में बहुत एक इंपॉर्टेंट डेट है, इसको हमेशा याद रखने के लिए इसी दिन आपको पता होगा हमारे संविधान को लागू किया गया था, बन तो बहुत टाइम पहले गया था, बट एक स्पेशल डेट कर लिए इसकी डेट की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस दिन, ताकि पूरी दुनिया, पूरा जो भारत है इस डेट को हमेशा याद रखे, और इसीलिए इस दिन संविधान को लागू किया गया था। तो यहाँ पे हमने बेसिकली किस तरह से 1915 में गांधी जी भारत आए, उनके द्वारा एक के बाद एक जो मूवमेंट चलाए गए, हमने उनकी बात की, समाज के अंदर बहुत सारी जो बुराइयां थी हमने उनकी बात की, गांधी जी की पर्सनालिटी की बात की कि वो किस तरह से सादा जीवन जीते थे, हाई उनकी मोरालिटी थी, हर एक सेक्शन के लोगों से जुड़ते थे। तो यहाँ तक हमने 1930, अब यहाँ पे 1930 में ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो रहा था जिसे दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट लॉ के रूप में हम जानेंगे,
तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो में बनाया, क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो। आई होप कि आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बोर्ड नहीं दिख रहे तो कोई घबराइए मत। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि विनिंग क्वेस्ट ऐप में मैंने सारे नोट्स लिखे हुए हैं, डेट वाइज एक एक करके मैंने बता रखा है। 15 में जैसे कि वापस आए, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, एक एक ईयर के साथ मैंने प्रॉपरली अच्छे से बताया हुआ। तो वैसे मैंने नोट्स में भी लिखे हुए हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।